वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के आज के लेक्चर में हम एरिस्टोटल के लाइफ और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। इसे सिंपल रखने की कोशिश करेंगे कि नॉन पॉल साइंस बैकग्राउंड या फिर पॉल साइंस के बिल्कुल बिगिनर्स भी इजीली समझ सके। यूं तो एरिस्टोटल भी एक ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर ही थे, पर वो एथेंस के नहीं थे। इससे पहले के जितने भी हमने थिंकर्स देखे, प्लेटो, सोक्रेटिस, ग्लूकोन, सारी थिंकर्स एथेंस से थे, क्योंकि एथेंस उस वक्त एक काफी पॉपुलर, काफी फ्लरिशिंग एक सिटी स्टेट था। और आसपास के जितने भी और सिटी स्टेट्स थे, जैसे कि स्टैगिरा जहां एरिस्टोटल पैदा हुए थे, इन सब सिटी स्टेट्स के बच्चे जो अच्छे घरों के लोग थे वो आना चाहते थे, एथेंस में पढ़ाई करना चाहते थे। स्पेशली प्लेटो ने जो स्कूल खोला था, एकेडमी, वहां आके लोग पढ़ना चाहते थे, वहां सीखना चाहते थे। अगर आपने प्लेटो के बाकी वीडियोज नहीं देखे हैं तो क्विकली जाके ऊपर से आई बटन या प्लेलिस्ट से भी जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे हम बनाते हुए चल रहे हैं सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू। बहुत ही कम, अपने जिंदगी का सिर्फ 8 10 12 मिनट लगाओगे तो इजीली कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। हमारे वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो। तो एरिस्टोटल जो थे स्टेगिरा नाम के एक सिटी स्टेट में पैदा हुए थे। एथेंस जैसा ही एक सिटी स्टेट था, वो छोटा था और लेस प्रोग्रेस बहुत ज्यादा उस पर नहीं था। 384 बीसी में वो स्टेगिरा नाम के सिटी स्टेट में पैदा होते हैं और 322 बीसी में उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, सो प्लेटो के जो एकेडमी थी वहां पढ़ने आए थे वो एथेंस में। मैंने पहले ही बताया कि वो एक अच्छे स्टूडेंट थे और घर से भी अच्छे थे, अच्छे घर से थे। उनकी उनकी फैमिली जो थी मैसिडोनिया के रॉयल पैलेस के साथ उनका उठना बैठना था। इनफैक्ट उनके फादर जो थे निकोमैकस, रॉयल फैमिली ऑफ मैसिडोनिया में एक कोर्ट फिजिशियन भी थे। तो इस तरह से इन्फ्लुएंशियल फैमिली से वो थे। तो इसी के चलते वो पढ़ाई करने के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए एथेंस आए थे और प्लेटो के एकेडमी में उन्होंने पढ़ाई की थी। प्लेटो के काफी अच्छे स्टूडेंट थे, बट प्लेटो से उनके डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वे ऑफ नोइंग। जैसे कि प्लेटो में हमने देखा कि वे थियोरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत फिलोसोफर कोई होगा तभी रियलिटी को सीख पाएगा, बहुत कोई रिगरस एजुकेशन प्रोसेस को लेगा, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू जाएगा तभी सीख पाएगा। एरिस्टोटल का थोड़ा डिफरेंट था। एरिस्टोटल का जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट था, एरिस्टोटल का जो मानना था कि सीखना जो है एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। उसके लिए ऐसे कोई बहुत बड़े तोप होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े फिलोसोफर होने की जरूरत नहीं है चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को रियलाइज करने के लिए। एरिस्टोटल का मानना था कि चीज़ों को आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख सकते हो और एक साधारण सा कोई भी इंसान जो है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ों को सीख सकता है। ये एक टेबल है। इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए प्लेटो की तरह आपको कोई फिलोसफी, थियोरी ऑफ फॉर्म्स, इन सब जगह में जाने की आवश्यकता नहीं है। पैदा होते हो, जैसे-जैसे आस-पास के लोगों को देखते हो कि इस चीज़ को इस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वक़्त के साथ आप ऑटोमैटिक एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हो कि ये एक टेबल है। सो दैट इज़ ए प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। और भी डिफरेंसेस बहुत सारे थे, वो हम आगे चल के धीरे-धीरे देखेंगे। सो वो उनके फादर, मैंने बताया कि एक फिजिशियन थे, एक साइंस, प्योर साइंस के एक इंसान थे। और इसी के चलते एरिस्टोटल को भी जो है बचपन से बायोलॉजी का काफ़ी इंटरेस्ट रहा था। ठीक है? सो ही वाज़ इंटरेस्टेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स, किस तरह से चीज़ों को क्लासिफाई किया जाता है, किस तरह से साइंटिफिकली एनालिसिस किया जाता है, किस तरह एम्पिरिकल ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स के ऊपर स्टडी किया जाता है। तो इन सब के चलते जो था उनका एक फिलॉसफी का जो डायरेक्शन था वो कंप्लीटली डिफरेंट था फ्रॉम प्लेटो। ठीक है, और इसीलिए आगे चल के वो क्लासिफिकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। आगे हम जब देखेंगे हिज क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, उस पे भी हम देखेंगे 150 से भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशंस को वो सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करते हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं, फिर उनके बारे में अपना व्यूज रखते हैं। तो इट्स वेरी रिगरस स्टडी दैट एरिस्टोटल इज डूइंग। और उनके फादर और सन, फादर का नाम तो निकोमेकस था ही, उनके सन का नाम भी निकोमेकस था। और आने वाले समय में इनके जो सन निकोमेकस हैं, वो एरिस्टोटल के एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एथिक्स को री एडिट करते हैं, रीपब्लिश करते हैं। और निकोमेकियन एथिक्स के नाम से हम एरिस्टोटल के इस वर्क को भी जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार पूछ भी लेने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो जब वहाँ पढ़ाई कर रहे थे वो, प्लेटो के एकेडमी में पढ़ाई लिखाई जब चल रही थी, तो उस वक्त मतलब उनके फादर, क्योंकि मैंने बताया कि रॉयल जो कोर्ट है वहाँ से उठना बैठना था, तो मैसिडोनिया के राजा ने बताया कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ पढ़ रहा है एथेंस में, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, क्यों ना उसको बुलाओ वापस, मेरे बेटे को वो ट्रेन करेगा, मेरे बेटे को गाइड करेगा, ट्यूटर करेगा मेरे बेटे को। ठीक है, सो बुला के लाओ उसको, है ना, बहुत होगी, अच्छी पढ़ाई कर रहा है वो, काम आएगा कुछ हमारे यहाँ, उनको बुला के लाओ। तो फादर उनको वापस बुलाते हैं और एरिस्टोटल वापस जाते हैं। तो जो मैसिडोनिया के राजा थे, उनके बच्चे बेटे को वो ट्रेन करने लगते हैं, गाइड करने लगते हैं। और इंटरेस्टिंगली आने वाले वक्त में वही बनते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसिडोनिया, जिनका नाम हम सबने ऑलरेडी सुना हुआ है। प्लेटो के बारे में डिस्कस करते हुए देखा था कि 348-47 बीसी के आसपास प्लेटो का डेथ हो जाता है। और प्लेटो का जो एकेडमी था, प्लेटो के एकेडमी का जो की जब सक्सेशन की बात आती है, तो अनफॉर्चुनेटली एरिस्टोटल जो है उनको इसका सक्सेशन नहीं मिलता है ना। वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर इस तरह के बनने की एक उम्मीद रखते थे एरिस्टोटल, क्योंकि काफी ब्राइट स्टूडेंट थे और प्लेटो के काफी फेवरेट भी थे। बट प्लेटो के डेथ के बाद उनको ये नहीं मिला, तो उनको थोड़ा बुरा भी लगता है। इसके चलते ही इज अ बिट डिप्रेस्ड ऑल्सो, उनको थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन भी फील होता है। बट जो भी हो, क्योंकि आने वाले वक्त में उनको मैसिडोनिया में काम मिल जाता है, मैसिडोनिया के रॉयल पैलेस में, तो वो चले जाते हैं वहां से निकल के मैसिडोनिया के राजकुमार को ट्रेन करने के लिए। और बाद में जब यही अलेक्जेंडर द ग्रेट बनता है, तो ये वापस आके अलेक्जेंडर्स आर्मी जब ये पूरी दुनिया को कॉन्कर करने निकले थे, तो इसी दौर में जो है वो एथेंस को भी कॉन्कर करते हैं, समटाइम अराउंड 335 बीसी के आसपास। और जब कॉन्कर कर चुके होते हैं, तो विक्टर, राजा की
टीचर, राजा के गुरु के तौर पे वो एथेंस वापस आते हैं और तब उनको वो इज्जत वहाँ दोबारा मिलती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ, पावर के ऊपर अब मैसिडोनिया का राज चल रहा है एथेंस के ऊपर और मैसिडोनिया के राजा के गुरु वो वापस आए हैं एथेंस, तो डेफिनेटली उनको अब थोड़ा-सा अलग रिस्पेक्ट मिलने वाला था। तो वापस आके वो अपना भी एक स्कूल वहाँ अपनी भी एक अकेडमी शुरू करते हैं लाइसियम नाम की। लाइसियम जो है और प्लेटो का अकेडमी जो है वो थोड़े से उसपे डिफरेंसेस हैं, कई सारे डिफरेंसेस हैं। मेजर जो डिफरेंस है वो प्लेटो का जो अकेडमी था दैट वाज़ काइंड ऑफ वेरी एलिटिस्ट। अच्छे घरों के लड़के, अच्छे घरों के लोग ही आते थे मोस्टली पढ़ने, अच्छे घरों के बच्चे पढ़ने आते थे और बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन होता था। डायलॉजिकल अप्रोच से प्लेटो पढ़ाते थे, बट फिर भी वहाँ एडमिशन का एक प्रोसीजर जो था वो थोड़ा-सा सिस्टमैटिक था और काफ़ी रिगोरस एजुकेशन सिस्टम प्लेटो फॉलो करते थे। मैंने पहले ही प्लेटो के वीडियो में बोला। बट एरिस्टोटल का जो लाइसियम था, लाइसियम को एरिस्टोटल थोड़ा इनफॉर्मल एजुकेशन की तरह रखना चाहते थे। वो दिन भर में जो थे फॉर्मल रेगुलर क्लासेस चलते थे और शाम को जो है इनफॉर्मल स्कूल भी वो चलाते थे। तो इनफॉर्मल स्कूलिंग या इवनिंग स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल के टाइम से ही हमारे पास धीरे-धीरे अब आते हुए हमें दिखा है। और आज के डेट में हमें पता है इवनिंग कॉलेजेस या इवनिंग क्लासेस आर क्वाइट वेरी पॉपुलर। सो फॉर्मल एजुकेशन के साथ-साथ वो कोई भी अटेंड कर सकता था, नॉर्मल सिटीजन्स भी उसको अटेंड कर सकता था क्योंकि हमने पहले ही देखा प्लेटो की तरह वो एक बहुत बड़े फिलोसोफर होने का वेट नहीं करते थे। वो चाहते थे कि कॉमन इंसान भी जो है बेसिक चीज़ों को सीख पाए और उनकी टीचिंग के अप्रोच को पेरिपेटेटिक अप्रोच भी कहते थे और वो फिलॉसफी को कॉमन लोगों के सामने लेकर आए थे, ओपन टू कॉमन पीपल। ठीक है? सो आगे चल के धीरे-धीरे जब और फिर आगे जब 330 300 और आगे जब 323 बीसी के आसपास अलेक्जेंडर का डेथ हो जाता है और अलेक्जेंडर के मैसिडोनियन एम्पायर का दबदबा कम हो जाता है, तो अब जो है मैसिडोनिया का कंट्रोल एथेंस के ऊपर से कम होने लगता है और मैसिडोनियन गवर्नमेंट, मैसिडोनियन रूल इन एथेंस जो है उसको एथेनियंस अब रिबेल करने लगते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो इसी वक्त पे एरिस्टोटल जो है एथेंस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा थ्रेट, उनको बहुत बड़ा थ्रेट उस वक्त हो जाता है कि इंसान जो है इसी ने ही एंटी नेशनल एक्टिविटीज एथेंस के अगेंस्ट किया, वहाँ जाके अलेक्जेंडर को ट्रेन किया, वहाँ से उसको भेजा एथेंस को ऑक्यूपाई करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का जो एक हेट्रेड लोगों के मन में था एरिस्टोटल के प्रति, एरिस्टोटल डरते थे कि जो हाल सोक्रेटिस का हुआ पहले, सोक्रेटिस जैसा हाल चाहे शायद सोक्रेटिस जैसा हाल शायद इनका भी हो, इसीलिए उन्होंने कहा था कि आई विल नॉट लेट द पीपल ऑफ एथेंस कमिट ए क्राइम ट्वाइस, और वो एथेंस को छोड़कर वहां से चले जाते हैं ताकि लोग उनके साथ भी वो हर्ष ना कर पाए जो सोक्रेटिस के साथ किया गया था। ठीक है? और अगर कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन एरिस्टोटल के रिगार्डिंग बताया तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि उनके स्टडी में, उनके अप्रोच में एक साइंटिफिक मेथड हमें देखने को मिलता है, एक सिस्टमेटिक मेथड हमें देखने को मिलता है। एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल नॉलेज के ऊपर उनका ध्यान है, लॉजिक के ऊपर उनका ध्यान है, मेजरेबल फैक्टर्स, मेजरेबल एस्पेक्ट्स के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा है। उनको फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव अप्रोच भी कहते हैं क्योंकि मैंने बताया कि वो 150 प्लस कॉन्स्टिट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड को कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं उनको, फादर ऑफ फॉर्मल लॉजिक, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सारे जो नेम्स हैं, सारे टाइटल्स हैं, ये एरिस्टोटल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर उनके पॉपुलर वर्क्स को हम देखें तो निकोमेकियन एथिक्स जो है, और सबसे उनका जो मैग्नम ओपस है वो है पॉलिटिक्स। जैसे कि प्लेटो के केस में हमने देखा था रिपब्लिक वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, एरिस्टोटल के केस में पॉलिटिक्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। और भी चीजें लिखे हैं, मेटाफिजिक्स, ऑन द सोल, निकोमेकियन एथिक्स, इन टाइप्स के वर्क्स भी उन्होंने लिखे हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें जो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, आप ऊपर आई बटन और प्लेलिस्ट को भी चेक करते रह सकते हो, उसमें से आपको दिखेंगे। तो एथिक्स एंड मोरालिटी की बात करते हैं। यूडेमोनिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, फोर कॉजेस, थ्योरी ऑफ कॉजेशन की बात करते हैं, गोल्डन मीन की बात करते हैं, सिटीजनशिप, रिवोल्यूशन, फैमिली, प्रॉपर्टी, स्लेवरी, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल के हैं जो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर इन सब चीज़ों की पीपीटी और पीडीएफ वगैरह फ्री में चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो